वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जितना भी कंटेंट है वो सब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यपुस्तक माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया है, तो आप वीडियो को समझने के लिए बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3। टॉपिक नेम है मांग के निर्धारक तत्व 02। ये इसलिए है क्योंकि हमने पिछली वीडियो में जो निर्धारक तत्व पढ़े थे उसका ही अब एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं स्लाइड पर मांग के निर्धारक तत्व, तो ये हमने पिछली वीडियो में वीडियो नंबर 27 में पढ़ा था या समझा था। इसमें तत्व क्या बताए गए थे? बताए गए थे कि वस्तु की स्वयं की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुएं यानी प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुएं, उपभोक्ता की पसंद, रुचि, भविष्य में के बारे में उपभोक्ता की क्या कीमत प्रत्याशाएँ रहती हैं, इसके बारे में हमने जाना था। अब हम इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो ये जो आज की वीडियो है, अभी की वीडियो है, इसमें हम क्या करेंगे, जो पहला है वस्तु की स्वयं की कीमत और तीसरा पॉइंट है संबंधित वस्तुएं। संबंधित वस्तुएं कौन सी है? प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूट वाली और पूरक वस्तुएं। इन दो यानी कि पहले नंबर और तीसरे नंबर बिंदु को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मांग के निर्धारक तत्व तो ये 5 हैं और हम पहला निर्धारक तत्व और तीसरा निर्धारक तत्व इस वीडियो के अंदर समझेंगे। ध्यान से सुन लीजिए। पहला निर्धारक तत्व वस्तु की स्वयं की कीमत और तीसरा निर्धारक तत्व संबंधित वस्तुओं की जो कीमत है उसके विषय में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो हम पहले समझते हैं कि मांग निर्धारक तत्व का जो पहला तत्व है, पहला तत्व क्या है? वस्तु की स्वयं की कीमत। तो इसको समझते हैं। तो वस्तु की अपनी जो कीमत होती है उसके बारे में देखिए। लिखा है अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है, और अगर इसके अपोजिट यानी इसके विपरीत वस्तु की अपनी कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है। तो ये तो सिंपल सी है, अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी और अगर कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। तो किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के बीच में विपरीत संबंध को मांग का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। ये बेसिक नियम है, सभी जानते हैं कि कीमत जब बढ़ेगी तो मांग घटती है और कीमत जब घटती है तो मांग बढ़ती है। इसे मांग का नियम कहते हैं। ये पहला निर्धारक तत्व है जो हमें मांग के निर्धारक तत्व का पहला निर्धारक तत्व जो हमने देखा था उसका एक्सप्लेनेशन है, और सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ेगी और वस्तु की अगर खुद की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटेगी। तो ये पहला था। दूसरा देखते हैं। दूसरा निर्धारक तत्व देखिए आप क्या है। देखिए दूसरा निर्धारक तत्व है एक वस्तु की मांग पर संबंधित वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। एक वस्तु की जो डिमांड है उस पर क्या होता है कि जो उससे रिलेटेड वस्तुएं हैं उसमें अगर उसकी कीमत में कोई उतार चढ़ाव हो रहा है तो उसका प्रभाव किस पे पड़ता है? जिस वस्तु की मांग की बात यहाँ की जा रही है। तो संबंधित वस्तुओं का प्रभाव पड़ता है एक वस्तु की मांग पर। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की हो सकती हैं, इसमें लिखी हुई। वो कौन सी हो सकती हैं वो हमने देखा था शुरू की स्लाइड में। वो वस्तुएं होती हैं दो प्रकार की, एक होती हैं पूरक और एक होती हैं प्रतिस्थापन या स्थानापन्न, मतलब सब्स्टिट्यूट, किसी एक चीज़ का जो सब्स्टिट्यूट होता है वो। तो पहली होती है पूरक वस्तुएं। पूरक या आप सहायक वस्तु भी कह सकते हैं किसी चीज़ में। जैसे पेन है तो पेन के लिए जो रिफिल के अंदर इंक होती है वो उसकी सहायक वस्तु है। तो ये देखिए पहली वस्तु पूरक वस्तु। इसके विषय में हम समझते हैं कि ये मांग का निर्धारक तत्व पे क्या प्रभाव डालती है। तो ये आपका पूरक वस्तुएं हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करती है। पूरक वस्तुओं के विषय में आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा कि पूरक वस्तुएं क्या होती हैं और वह किसी वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव डालती हैं। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं और वह वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव डालती हैं। तो देखिए लिखा हुआ है पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करती हैं। जैसे पूरक वस्तुओं का उदाहरण है पेन और स्याही। कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, पेन के अंदर अगर स्याही होगी तो ये मिल के ही पेन कंप्लीट बनेगा। दूसरा डबल रोटी तथा मक्खन या ब्रेड मक्खन। ये एक उदाहरण इन्होंने किताब में दिया है, पर पेन और स्याही वाला उदाहरण कुछ ज़्यादा ही जमता है। इनका संबंध इस प्रकार होता है कि एक की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरे की मांग कम हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, एक की कीमत में वृद्धि होने से दूसरे की मांग कम हो जाती है तथा एक की कीमत में कमी होने से दूसरे की मांग में वृद्धि हो जाती है। यानी पहली वस्तु मेन वस्तु और दूसरी उसकी पूरक वस्तु। तो इसके आधार पर इन्होंने ये नियम बताया। उदाहरण के लिए देख लीजिए, यदि पेन की कीमत बढ़ती है तो पेन की मांग कम हो जाएगी, इसके फलस्वरूप स्याही की मांग भी कम हो जाएगी। अब क्यों हो जाएगी स्याही की मांग कम?
क्योंकि स्याही जो है वो पेन की एक पूरक वस्तु है। ठीक है, तो पूरक वस्तुओं का कुछ नियम ऐसे ही चलता है। वो ये चलता है कि अगर एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की कीमत भी क्या हो जाए, दूसरे की जो मांग होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और देखिए दूसरा भी लिखा हुआ है, इसके विपरीत यदि पेन की कीमत कम होती है तो पेन की मांग तो बढ़ जाएगी, साथ साथ फलस्वरूप स्याही की मांग भी बढ़ जाएगी। स्याही की मांग भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि पेन की कीमत कम हुई। अब अगर पेन की कीमत कम हुई तो लोग पेन को ज़्यादा खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? और जब लोग पेन को ज़्यादा खरीदेंगे तो पेन पूरा होता है, किससे पूरा होता है? मतलब स्याही से कंप्लीट होता है पेन, यानी स्याही उसकी पूरक वस्तु है। तो ऑब्वियसली जो है पेन की जो स्याही है उसकी भी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे कोई मेन वस्तु की अगर क्या कहते हैं कि कीमत घटती है तो मेन वस्तु की क्या होती है, मांग बढ़ जाती है। उसके कारण उसके साथ जो पूरक वस्तु लगी हुई है उसकी भी क्या होती है, मांग बढ़ जाती है। और अगर यहीं उल्टा हो जाए कि कोई मेन वस्तु है उसकी कीमत बहुत बढ़ जाए तो उस मेन वस्तु की मांग क्या होगी, डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। और अगर उसकी डिमांड कम हो जाएगी तो उसके साथ जो जुड़ी पूरक वस्तु है उसकी भी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये बेसिक सा आपका नियम है पूरक वस्तुओं के संदर्भ में। पूरक वस्तुएं जो होती हैं वो हमेशा जब एक की मांग में वृद्धि होगी, एक की मांग में वृद्धि होगी तो उस पूरक वस्तु की मांग में भी वृद्धि होने लगती है। और अगर एक वस्तु की मांग में कमी होगी तो साथ साथ उसकी पूरक वस्तु की मांग में भी कमी होने लगती है। और कीमत और मांग का क्या संबंध रहेगा वो भी सुन लीजिए। अगर पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसके फलस्वरूप जो दूसरी मेन वस्तु है उसकी मांग में कमी होने लगेगी। तो ये था पूरक वस्तुओं का संबंध। दूसरी वस्तु है स्थानापन्न वस्तु। देखिए स्थानापन्न वस्तु क्या है। इससे पहले मैं आपको एक और उदाहरण बताना चाहूँगा, वो भी समझ लीजिए। अगर हम कोई शरबत को देखें, शरबत जो होती है वो जो मोस्टली शरबत के अंदर क्या होता है, शुगर होती है। ठीक है, तो आप शुगर क्या हो गई, शरबत के लिए एक पूरक वस्तु हो गई कि नहीं हो गई? शरबत की बोतल जो है वो मेन वस्तु हो गई। और शक्कर क्या है, क्योंकि शक्कर से वो बनी है तो शक्कर उसकी पूरक वस्तु हो गई। अब अगर आप ध्यान से सुनिएगा, अब अगर शक्कर की कीमत में वृद्धि, शक्कर की कीमत में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर वृद्धि होती है तो प्रभाव ये पड़ेगा कि जो शरबत की कीमत है वो भी बढ़ेगी। ऑब्वियसली बढ़ेगी। जब शक्कर की कीमत बढ़ेगी तो उससे बनने में जो मटेरियल है, जो शक्कर है, उससे जिससे शरबत बन रही है तो शरबत की कीमत भी बढ़ेगी। और अगर जब शरबत की कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा, शरबत की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब अगर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप शरबत की मांग का निर्धारक तत्व समझना चाहते हैं तो शरबत की मांग का निर्धारक तत्व क्या होता है, उससे संबंधित वस्तुओं की कीमत का उतार चढ़ाव का भी फर्क पड़ता है। तो शरबत मेन वस्तु है, शरबत की पूरक वस्तु क्या हो गई, शक्कर। और शक्कर की कीमत अगर बढ़ी तो उसके फलस्वरूप शरबत की मांग में कमी आ जाएगी। फिर से सुन लीजिए, शक्कर की कीमत अगर बढ़ी तो शरबत की मांग में कमी आ जाएगी। अब कीमत बढ़ने पे मांग में कमी क्यों आएगी, ये भी सुन लीजिए। शक्कर की कीमत बढ़ेगी तो शरबत का जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा। और जब शरबत का प्राइस बढ़ेगा तो लोग उसको कम खरीदेंगे क्योंकि वो महंगी हो गई है। इसी तरह अपोजिट में समझ लीजिए, अगर शक्कर की कीमत कम होती है तो क्या होगा, शरबत की मांग बढ़ जाएगी। फिर से सुन लीजिए, अगर शक्कर की कीमत कम होती है तो शरबत की मांग क्या हो जाएगी, शरबत की मांग बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि शक्कर की कीमत कम हुई तो शक्कर से ही शरबत बनती है तो शरबत की कीमत भी, कॉस्ट भी कम होगी। जब शरबत की कॉस्ट कम होगी तो उसका प्राइस कम होगा तो लोग क्या करेंगे, कम प्राइस होने के कारण उसको ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, तो ये जो निर्धारक तत्व था, कौन सा, दूसरा निर्धारक तत्व, कि एक वस्तु के जो संबंधित वस्तु होती है, संबंधित वस्तुएं कौन सी होती हैं, दो होती हैं। पहली आपकी पूरक और दूसरी स्थानापन्न। तो संबंधित वस्तुओं की अगर कीमत में उतार चढ़ाव होता है तो उसका फर्क मेन वस्तु यानी प्रमुख वस्तु की मांग पर पड़ता है। तो कैसे पड़ता है ये मैंने आपको पेन स्याही वाले उदाहरण से भी समझा दिया जो कि इस स्लाइड में है, और मैंने आपको शक्कर और शरबत वाले उदाहरण से भी समझा दिया। तो अब दूसरी देखते हैं, दूसरी कौन सी वस्तु, दूसरी प्रकार की वस्तुएं प्रतिस्थापन वस्तुएं, तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है इसको हम समझेंगे। अब आ जाइए प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तु क्या है,
सब्स्टिट्यूट गुड्स है, प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पे यूज़ किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चाय तथा कॉफ़ी। चाय की जगह कॉफ़ी पी सकते हैं। बॉल पेन तथा स्याही वाला पेन, ठीक है, मतलब कि डॉट पेन होता है और जो इंक पेन होता है ये। इन वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ध्यान से सुनिए, देख लीजिए, इन वस्तुओं में एक की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है। ये प्रभाव पड़ता है किसका? प्रतिस्थापन वस्तुओं का। और ये क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। तो ये कौन सा तत्व है? ये दूसरा नंबर तत्व है। दूसरा नंबर तत्व क्या है? संबंधित वस्तुओं का मुख्य वस्तु पे प्रभाव, संबंधित वस्तुओं की कीमत का प्रमुख वस्तु पर मांग पर प्रभाव। तो संबंधित वस्तुएं कौन सी होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, एक पूरक और दूसरी प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन वस्तु क्या प्रभाव डालती है? प्रतिस्थापन वस्तु जो वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव डालती है? तो ये प्रभाव डालती है जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है। यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी की मांग बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर, यानी प्रतिस्थापन वस्तु की अगर कीमत कम होगी तो मुख्य वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मान लीजिए यदि कॉफ़ी की कीमत बढ़ती है तो लोग इसके स्थान पर चाय का अधिक प्रयोग करेंगे तथा उसकी मांग बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनिए, कॉफ़ी की कीमत क्या हो गई? बढ़ गई, तो लोग क्या करेंगे? कॉफ़ी महंगी हो गई तो लोग कॉफ़ी का यूज़ कम करेंगे, तो कॉफ़ी की जगह क्या पिएंगे? कॉफ़ी की जगह चाय पीने लगेंगे। और अगर कॉफ़ी की जगह चाय पीने लगेंगे तो चाय की मांग बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बस सिंपल सा है। चाय को आप मेन वस्तु मान लीजिए, तो चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत का उतार चढ़ाव। अगर मान लीजिए उल्टा हो जाए, कॉफ़ी की कीमत कम हो जाए, और तो फिर क्या होगा? अगर कॉफ़ी की कीमत कम हो जाएगी तो लोग कॉफ़ी ज़्यादा पीने लगेंगे और कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी और चाय की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन वस्तु जो होती है उसके कीमत के बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और अगर प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो दूसरी वस्तु की मांग भी कम हो जाती है, क्योंकि लोग प्रतिस्थापन वस्तु खरीदने लगते हैं। तो ये उदाहरण था चाय और कॉफ़ी का। एक उदाहरण मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा, शायद आपको थोड़ा सा सरल लगे, तो ध्यान से सुनिए। अब हम मान लेते हैं एक ही ब्रांड की दो वस्तुएं ले लेते हैं, जैसे कि पेप्सी ले लेते हैं और कोका कोला ले लेते हैं। पेप्सी की बोतल मान लेते हैं 20 रुपये, ठीक है, पेप्सी की बोतल 20 रुपये और कोका कोला की बोतल भी 20 रुपये। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट हैं कि नहीं? आप दोनों की जगह कुछ भी यूज़ करते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन अगर मान लें पेप्सी की कीमत 20 रुपये से बढ़ के 25 रुपये हो जाती है। ध्यान से सुनिए, पेप्सी की कीमत 20 रुपये से बढ़ के 25 रुपये हो जाती है और कोका कोला की कीमत 20 रुपये ही रहती है। कोका कोला की कीमत 20 रुपये ही होती है। तो ज़रा आप सोचिए, दिमाग लगाइए, अगर पेप्सी की कीमत 20 से 25 हो जाती है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि पेप्सी की मांग कम हो जाएगी। मांग कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि पेप्सी की कीमत 20 से 25 हो गई है ना, और कोका कोला की कीमत वही है 20 रुपये। तो लोग कहाँ जाएंगे? लोग सीधे कोका कोला पे टूट पड़ेंगे, बोलेंगे भाई सस्ती है, पेप्सी महंगी हो गई, कोका कोला सस्ती है, तो क्या होगा? लोग कोका कोला पिएंगे, यूज़ करेंगे, कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक को यूज़ करेंगे। तो अगर ऐसा होने लगा तो पेप्सी की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि अगर प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत कम रहती है तो जो पहली वस्तु है उसकी मांग क्या हो जाती है? घट जाती है। जस्ट इसका अपोजिट समझ लीजिए। अपोजिट क्या है? मान लीजिए पेप्सी और कोका कोला है, ठीक है, पेप्सी की कीमत भी 20 है और कोका कोला की कीमत भी 20 है। अब होता ये है कि कोका कोला की कीमत बढ़ जाती है, 20 से 25 रुपये हो जाती है। तो क्या होगा? तो ये होगा कि लोग कोका कोला पीना छोड़ देंगे और किस पे आएंगे? पेप्सी पे आएंगे। तो पेप्सी की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि पेप्सी की कीमत सेम। तो ये थोड़ा सा टॉपिक है, आपको ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा कि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है, ध्यान से सुन लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो जो मेन वस्तु है उसकी मांग क्या होगी? बढ़ने लगेगी। और अगर प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत घटती है तो मेन वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। और इसको एक दूसरे वे में कहें, दूसरे तरीके से कहें तो ये भी कह सकते हैं, अगर मुख्य वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत क्या हो जाए? उसकी मांग हो जाएगी आपकी घटने लगेगी, कीमत
अगर मुख्य वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो मुख्य वस्तु की मांग भी घट जाएगी। क्यों घटेगी? क्योंकि लोग प्रतिस्थापन वस्तुओं को यूज़ करना शुरू कर देंगे। अगर मुख्य वस्तु की कीमत घटेगी तो मुख्य वस्तु की मांग भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि लोग प्रतिस्थापन वस्तु को यूज़ नहीं करेंगे। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था। अब हम देखते हैं कि इसको ग्राफ पे कैसे समझते हैं। तो ग्राफ के लिए आपको अपनी बुक ओपन करनी पड़ेगी और बुक में ये देखिए एक स्लाइड पे ये आपका चित्र है जो किताब के अंदर है, देख लीजिए। इसमें आपको पूरकों के संदर्भ में चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए एक चित्र बना हुआ है, एक्स और वाई अक्ष हैं, इस पे शक्कर और चाय के विषय में बताया गया है। तो जाहिर सी बात है शक्कर चाय की पूरक, मतलब शक्कर और चाय का जो संबंध है वो पूरक वस्तुओं का है। और शक्कर के से ही चाय का थोड़ा मिठास आता है या चाय कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर देखिए शक्कर की कीमत पी से निरूपित की जा रही है और चाय की जो मांग है उसको क्यू से निरूपित कर रहे हैं। यानी अब हमको चाय की मांग और प्रतिस्थापन पूरक वस्तु की कीमत का संबंध बताया है। तो देखिए नीचे लिखा है पूरक वस्तु शक्कर की कीमत ओ पी से बढ़कर ओ पी वन होने पर। तो देखिए ओ पी है, ओ पी से बढ़ के थोड़ा देखिए एरो बना हुआ है, देख रहे हैं एरो मैंने बनाया है, किताब पे नहीं है। एरो बनाया नहीं, ऊपर हो जाती, ओ पी से बढ़कर क्या हो जाती, ओ पी वन हो जाती। जब ओ पी वन होती यानी कीमत बढ़ गई। अगर कीमत बढ़ जाएगी तो लिखा हुआ है कि चाय की मांग ओ क्यू से घटकर ओ क्यू वन हो जाएगी। अब आप कहेंगे ओ क्यू वन से घटकर ओ क्यू कहाँ दिखाए? किताब में नहीं दिखाई, ये एरो जो है वो मैंने बनाया है। ओ क्यू कीमत है और ओ क्यू वन हो गई, यानी कि देखिए आप दाएं से बाएं और सरक गया, कम हो गया कि नहीं हो गया? यानी कीमत बढ़ी शक्कर की, ओ पी से पी वन हो गई, पी से पी वन देख रहे हैं, पी से पी वन यानी शक्कर की कीमत अगर बढ़ती है यानी पूरक वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो जो मेन वस्तु है उसकी मांग क्या हो जाएगी? कम हो गई। यानी पूरक वस्तु की कीमत का प्रभाव वस्तु की मांग पर पड़ता है। फिर से सुन लीजिए, पूरक वस्तु की कीमत का प्रभाव वस्तु की मांग पर पड़ता है। पूरक वस्तु क्या है? शक्कर, कीमत बढ़ गई, दिखाई दे रही है। और आप देखिए चाय की मांग, ये वस्तु की मांग है, मांग क्या हो गई? घट गई। तो सिंपल है, पूरक वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग में कमी आती है और अगर कीमत आपकी घट जाए तो मांग बढ़ जाती है। तो ये था हमारा पूरक वस्तु की जो कीमत का मांग पर फ़र्क पड़ता है उसका एक्सप्लेनेशन या विस्तारित रूप। अब हम देखते हैं स्थानापन्न वस्तुओं पे क्या प्रभाव पड़ता है। स्थानापन्न वस्तुओं का क्या प्रभाव पड़ता है वस्तु की मांग पर? तो ये देखिए, ये भी आपकी किताब में चित्र बना है, देखिए ध्यान से। तो देखिए दो साइड है, ठीक है, ध्यान से देखिए। कॉफ़ी की कीमत और चाय की मांग। अब कॉफ़ी और चाय क्या हैं? प्रतिस्थापन वस्तुएं या स्थानापन्न वस्तुएं या सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो देखिए कॉफ़ी की कीमत क्या हो रही है? बढ़ रही है, पी से पी वन हो रही है, और चाय की मांग क्या हो रही है? बढ़ रही है, क्यू से क्यू वन हो रही है। नीचे देखिए आपको समझाया गया संबंध, क्या संबंध है? कॉफ़ी की ओ पी से बढ़कर ओ पी वन होने पर चाय की मांग ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू वन हो जाती है। यानी एक वस्तु जो प्रतिस्थापन वस्तु है उसकी कीमत का प्रभाव दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ता है। फिर से सुन लीजिए, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत का प्रभाव मेन वस्तु की या वस्तु की मांग पर पड़ता है। प्रतिस्थापन वस्तु के लिए मैंने आपको शरबत और शक्कर क्या कहते हैं कि उसको क्या बोलते हैं यार, हाँ, मैंने आपको जो पेप्सी और कोका कोला है उसका भी उदाहरण दिया था, उसको भी आप इस चित्र में बना के देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली चित्र बन जाएगा। अब हम ग्राफ को देखते हैं गौर से। ग्राफ में कीमत है पी पहले नंबर पे और चाय की मांग है क्यू। अब हमने क्या किया? कीमत को बढ़ाया, यानी कॉफ़ी की कीमत बढ़ी, बढ़ के क्या हो गई? पी से पी वन हो गई। अगर कीमत बढ़ी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कॉफ़ी की कीमत बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे? कॉफ़ी का यूज़ कम करेंगे। कॉफ़ी का यूज़ कम करेंगे तो फिर किसका यूज़ करेंगे? कॉफ़ी का यूज़ अगर कम करेंगे तो फिर दूसरी जगह कहाँ जाएंगे? दूसरी जगह जाएंगे चाय पर। तो चाय की मांग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो देखिए बढ़ गई चाय की मांग, क्यू से क्यू वन हो गई। आ रही बात समझ में? अगर आप इसका अपोजिट कर दें यानी पी से नीचे की ओर ले जाएं, पी जीरो कर दें, तो क्या होगा? चाय की मांग कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? अगर कॉफ़ी की कीमत कम होती है तो कॉफ़ी की कीमत कम होने से लोग कॉफ़ी पे ज़्यादा टूटेंगे और चाय का यूज़ कम करेंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ है और ये धनात्मक संबंध है। देखिए ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ आपका धनात्मक है। और धनात्मक और ऋणात्मक ग्राफ क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक वक्र क्या होता है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ये धनात्मक है, देखिए नीचे से ऊपर की ओर यानी कि बाएं से दाहिने की ओर जा रहा है, सॉरी
हाँ, बाएं से दाहिने की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये धनात्मक है और ऋणात्मक इससे पहले वाला था। धनात्मक का मतलब ये है कि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत का जिस वस्तु की मांग का निर्धारण हम कर रहे हैं उसके बीच धनात्मक संबंध होता है। ये धनात्मक संबंध का मतलब जो वस्तु की कीमत है और जो प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत और मेन वस्तु की जो मांग है उसके बीच में पॉजिटिव संबंध होता है। इस धनात्मक ग्राफ का मतलब ये है, इस धनात्मक वक्र का मतलब ये है। हम किसका मांग का निर्धारण कर रहे हैं? चाय की मांग का निर्धारण कर रहे हैं। और चाय की मांग को निर्धारण करने वाला तत्व कौन सा हो सकता है? स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत भी हो सकती है। तो स्थानापन्न वस्तु की कीमत क्या हुई? बढ़ गई। तो स्थानापन्न वस्तुओं की जब कीमत बढ़ी तो जो जिस वस्तु की मांग का हम निर्धारण कर रहे हैं यानी कि चाय की मांग का निर्धारण कर रहे हैं तो हम ये पाते हैं कि चाय की मांग बढ़ जाएगी। तो ये एक सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है पूरक वस्तुओं का, स्थानापन्न वस्तुओं का। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था क्योंकि उस वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती। तो यहाँ पर हमने समझा कि वस्तु की कीमत खुद निर्धारण करती है वस्तु की मांग का, और साथ में उसकी जो रिलेटेड वस्तुएं कितनी होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। तो पहली कौन सी होती है? पूरक, और दूसरी होती है स्थानापन्न। इन दोनों वस्तुओं की यानी कि पूरक वस्तुओं की कीमत का भी प्रभाव पड़ता है और स्थानापन्न वस्तुओं की भी कीमत का प्रभाव पड़ता है वस्तुओं की मांग का निर्धारण करने में। तो ये था आज का मांग का निर्धारक तत्व का टॉपिक हम पढ़ रहे थे। तो आज हमने मांग के निर्धारक तत्व में जो पहला निर्धारक तत्व है वस्तु की स्वयं की कीमत, और तीसरा निर्धारक तत्व है यानी संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुएं बोले तो प्रतिस्थापन या पूरक वस्तुएं। तो इन दोनों निर्धारक तत्वों का अध्ययन किया, इन दोनों तत्वों को समझने की कोशिश की। अब हम कल जो टॉपिक समझेंगे वो होगा दूसरा और चौथा। दूसरा यानी उपभोक्ता की आय, और चौथा यानी उपभोक्ता की पसंद या रुचि। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? मांग के निर्धारक तत्व पढ़ रहे हैं। 5 निर्धारक तत्व हैं। तो आज हमने 2 कंप्लीट कर लिए, पहला और तीसरा। और अब हमारे पास में बचा हुआ है उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की पसंद और कीमत प्रत्याशाएं। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की पसंद, रुचि। तो ये वीडियो था। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पूरा देखा है तो कम से कम आप रिप्लाई कर दें कि हाँ हमने पूरा देख लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।